Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. Today is 21st February 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Edwards News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. सो लेट्स स्टार्ट. पहली अपनी न्यूज है बाइडेन विजिट कीवी प्लेस मोर मिलिट्री असिस्टेंट. नाउ यहाँ पर जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने क्या किया, मंडे को एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की है, कीवी की ट्रिप ऑर्गेनाइज की. उन्होंने इसमें ये प्रॉमिस किया कि वो यूक्रेन को क्या करेंगे, यूक्रेन को यहाँ पे मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे 24 फेब को क्या हो जाएगा, पूरा 1 ईयर हो जाएगा रशिया और यूक्रेन के वॉर को, है ना. रशिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन में, तो 24 फेब से यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का ये जो वॉर इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी होगी. तो यहाँ पे जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया है, एक विजिट की है कीवी में, और उन्होंने क्या किया है, ये कहा है, अनाउंस किया है, प्रॉमिस किया है कि वो क्या करेंगे, $500 मिलियन का क्या करेंगे, फ्रेश आर्म डिलीवरीज करेंगे. यहाँ पे पूरी जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करेंगे. अब देखिए, ये सिर्फ हमारे लिए, आप सभी को पता ही है, अभी एक कंटिन्यूसली 1 ईयर हो चुका है इस वॉर को. अब इसमें देखिए हमारे लिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है. पहला क्वेश्चन तो हमारा मैप हो जाता है कि यूक्रेन कहाँ है, यूक्रेन की जो बॉर्डर कंट्रीज है. अब नासी ये कंटिन्यूसली ये इस इशू को 1 साल होने वाला है ना, इसकी एनिवर्सरी होने वाली. ना इसमें हमारे लिए मैप बेस्ड क्वेश्चन बनता है पहला. तो हम देख लेते हैं यूक्रेन से कौन कौन सी कंट्रीज लगी, जैसे बेलारूस, पोलैंड, हंगरिया, रोमानिया, मोल्डिव, रशिया. ठीक है. अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये देखिए, जो यूक्रेन है क्या इसकी बॉर्डर ब्लैक सी में भी आती है, तो हाँ, तो ये ब्लैक सी. अब ब्लैक सी से रिलेटेड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज का यहाँ पे ब्लैक सी में बॉर्डर लगता है, तो टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, ओके, जॉर्जिया. ना रशिया का भी यहाँ पे क्या लगता है, ब्लैक सी में बॉर्डर लगता है. अब इसमें ये तो हो गया हमारा प्रीलिम बेस्ड फैक्ट. ठीक है, तो इसमें हमने बॉर्डर देख लिया, मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लिए. नाउ मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, तो देखिए रशिया यूक्रेन के वॉर को पूरा 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है. ठीक है. अब इसमें क्या क्या इशू है, देखिए वॉर तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, बट इसके कारण यहाँ पे ग्लोबल क्राइसिस हो रही है. पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर क्या है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. क्यों? क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन है ना. हमारा हर एक कंट्री से कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम यहाँ पर लिंक है. तो यहाँ पर अगर 2 कंट्रीज तरीके से वॉर में आती हैं, तो ये जो थर्ड पार्टी होती है, यहाँ पे जो थर्ड कंट्रीज होती हैं जो उससे लिंक है, उसको भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं. तो हम मीन्स की पर्सपेक्टिव से देखिए तो देखिए इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं. पहला है हमारा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, है ना. आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वॉर हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है. ठीक है, पहला प्रॉब्लम तो आपका माइग्रेशन हो गया. दूसरा यहाँ पर फूड सिक्योरिटी का इशू है. तीसरा यहाँ पर इन्फ्लेशन. ठीक है, यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इसका जो पूरा इफेक्ट है वो कहाँ पड़ रहा है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो वहाँ पर हमें क्या फेस करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन. ठीक है, हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वो किस तरफ जा रही हैं, वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही हैं. वो क्या कर रही हैं, अपनी इकोनॉमी को अब क्लोज कर रही हैं. क्योंकि अब देखिए ये आज रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आगे और क्या हो सकते हैं, इस तरीके के वॉर और भी हो सकते हैं, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं कि हम क्या करें, जैसे कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पे पॉलिसी लेकर आया, ताकि हम क्या बन सके, एक सेल्फ सफिशिएंट बन सके, ताकि हमें अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसे और क्राइसिस आते हैं, इस तरीके की सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी, तो हमें मतलब कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे इस तरीके की ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है EPFO लिस्ट नॉर्म्स फॉर ऑप्टिंग हायर पेंशन. अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया है कि इंस्ट्रक्शन दिए कि वो क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे नवंबर में 4 नवंबर को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना है आपको, हाई प्रोविडेंट फंड जो होता है, पेंशन होता है, वो सारे वर्कर्स को प्रोवाइड करना है. अब ठीक है, इसमें उन्होंने ये बताया कि हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, पूरा लिस्ट निकालेंगे कि उसमें जिन्होंने 1 सितंबर 2014 को जो रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद से मतलब उन पर्सन को कितना यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें. अब इसमें यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, EPFO, है ना. तो हम ये देखते हैं व्हाट इज EPFO. तो इसके बारे में देखिए, ये क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. EPFO क्या है, एम्प्लॉयज
प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ये एक्ट के द्वारा आया था, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में आया था। उसके द्वारा ये क्या हुआ था, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है ना। इसमें क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट है, ये इसके अंडर में आता है। अब ईपीएफ के अंदर 3 मेजर स्कीम्स हैं। कौन कौन सी? पहली ईपीएफओ स्कीम 1952। इसमें क्या है, एक्यूमुलेशन प्लस इंटरेस्ट अपॉन रिटायरमेंट एंड डेथ, पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड फॉर एजुकेशन, मैरिज, इलनेस एंड हाउस कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी जो स्कीम है 1952 की, उसके अंदर आता है। ठीक है। और इसके अंदर जो हमारी हाउसिंग स्कीम है, हाउसिंग स्कीम फॉर ईपीएफओ मेंबर्स टू अचीव द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल 2022। मतलब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का क्या है, एक विजन है कि हमें क्या करना है, 2022 तक जितने भी लोग हैं सबके पास, मतलब हमें ये अचीव करना है कि सभी के पास क्या हो, घर हो, हाउस हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर जो मेंबर्स आते हैं उनके लिए यहाँ पे हाउसिंग स्कीम भी है, कि वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए हाउसिंग स्कीम प्रोवाइड की गई। दूसरी यहाँ पे पेंशन स्कीम है 1995 की, है ना। कौन सी? पेंशन स्कीम। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मंथली बेनिफिट जो मिलते हैं, सुपर एन्युएशन बेनिफिट, डिसेबिलिटी, सर्वाइवर, विडोज एंड चिल्ड्रन, मिनिमम पेंशन ऑफ डिसेबलमेंट, पास सर्विस बेनिफिट और टू पार्टिसिपेट टू ईस्ट वाइल्ड फैमिली पेंशन स्कीम 1971। तो इसमें ये है कि मतलब आपको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉयज है उन्हें यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम भी है 1976। तो ये सारी 3 जो है क्या है, जैसे कि किसी भी एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे डेथ हो जाती है तो उसको यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उसको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका वेजेस है एट दैट टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई पर्सन यहाँ पे एम्प्लॉय है और वो वर्किंग मोड पे ही क्या, उसकी डेथ हो गई हो, तो यहाँ पे उसका जो वेज होगा एट दैट टाइम, जो उसका वेज होगा उसका यहाँ पे 20 टाइम्स उसको क्या किया जाएगा, बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर। ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे ईपीएफओ पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो पहला हमारा एडिटोरियल है स्लो प्रोग्रेस टू क्रिएटिंग अ सेफ वर्क प्लेस फॉर वुमेन ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको आप जीएस पेपर 1 जो विमेन एम्प्लॉयमेंट है उससे भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है। और वर्कफोर्स, इसे हम जीएस पेपर 3 इससे भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं ना। यहाँ पर हमने कुछ दिनों पहले ही, आप सभी को अगर याद होगा तो हमने यहाँ पे एक न्यूज़ डिस्कस करी थी कि जिसमें कुछ एलिगेशंस लगाए थे कि स्पोर्ट्स विमेन ने यहाँ पर क्या किया था, जो हमारी रेसलर्स थे, उन्होंने जो सेक्सुअल हरासमेंट के यहाँ पे कुछ एलिगेशंस लगाए थे। ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं, सिर्फ ये स्पोर्ट्स वुमेन की बात नहीं, यहाँ पर विमेन की बात हो रही कि वर्क प्लेस पर यहाँ पर क्या होता है, विमेन के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सेक्सुअल असॉल्टमेंट और मतलब कि वॉयलेंस जैसी हमें सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन हमारा आता है किसका, विमेन सेफ्टी का। हम किस तरीके से यहाँ पे विमेन की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर विमेन जो है हमारी इकॉनमी में पार्टिसिपेट करेंगी तो जो 50% ऑफ जीडीपी है उसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पर ग्रोथ होगी। ठीक है ना। तो विमेन क्या है, आप सभी को पता है 50% है। अगर सारी विमेन को अगर हम घर पे बैठा देते हैं तो यहाँ पर हमारी जो इकॉनमी है, कभी भी कोई भी इकॉनमी जब तक विमेन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो उसमें हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि किस तरीके से विमेन को हम यहाँ पे, विमेन की जो सेफ्टी उसको यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे और केसेस भी आते हैं कि इन फरवरी 2021 में एक विमेन जर्नलिस्ट थी, उन्होंने यहाँ पे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। क्यों, कौन सी विक्ट्री, कैसी विक्ट्री? उन्होंने क्या था कि उनके जो बॉस थे उनके ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगाए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल विमेन यहाँ पे किसी पोजीशन पर है, अब यहाँ पर वो किसी पोजीशन पर हैं, ठीक है। अब इनके जो बॉस होते हैं वही क्या करते हैं, यहाँ पे उनके साथ हरास करते हैं। और जब विमेन यहाँ पर क्या करती है, केस फाइल करती है, ठीक है ना, यहाँ पर जब केस फाइल की जाती है तो उल्टा जो ये जो विक्टिम होता है वही फंस जाता है। एक्यूज क्या कर देता है, खुद ही क्या कर देता है, उल्टा केस कर देता है उस विमेन के ऊपर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन फरवरी 2021 अ लीडिंग वुमेन जर्नलिस्ट सेलिब्रेट हर विक्ट्री नॉट बिकॉज द एक्यूज पर्सन हु वाज हरास्ड हैज सेक्सुअली वाज कन्विक्टेड। उन्होंने अपनी विक्ट्री इसलिए सेलिब्रेट नहीं करी क्योंकि जिन्होंने मतलब कि एक्यूज उन्हें किया था वो पर्सन को वहाँ पर कन्विक्टेड था, बट बिकॉज शी वॉज एक्विटेड ऑफ
accusation of defamation that we have been levied against her by accused। मतलब उन्होंने अपनी विक्ट्री इसलिए सेलिब्रेट करी क्योंकि उन्होंने जो केस करा था उनके ऊपर यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्यूज ने उल्टा केस यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि हर केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर विमेन के साथ यहाँ पे कोई केस हो रहा है, कोई हैरेसमेंट हो रहा है, हम यहाँ पर पुलिस के पास गए तो ये जो एक्यूज होता है वो यहाँ पर विमेन के ऊपर क्या कर देता है, उल्टा केस कर देता है। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पे बताया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे हमें देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमारा इशू क्या आता है कि हमें यहाँ पर जो विमेन की सेफ्टी है वर्क प्लेस पे, स्पेशली यहाँ पे जो वर्क प्लेस है वहाँ पर विमेन की सेफ्टी को क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर विमेन इंडिपेंडेंट होगी, विमेन वर्क प्लेस पर अगर उनकी सेफ्टी को हम इंश्योर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, विमेन की इंडिपेंडेंसी आएगा, विमेन एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हमारा दूसरा फैक्टर क्या आ जाता है, हमारा इकोनॉमी का। क्या? इकोनॉमी का। जीडीपी में अगर हम देखें तो 50% जो विमेन है, अगर विमेन कितना इंक्लूड करती हैं, अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो 50% जो पॉपुलेशन है वो विमेन है। अगर ये 50% पॉपुलेशन घर पर बैठ जाए, आप खुद सोच कर देखिए, हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है ना, उसमें से 50% तो आपकी विमेन है। अगर ये विमेन, ये जो 50% जो वर्क फोर्स है, अगर वो घर पे बैठ जाए, 50% फोर्स जो घर पर रह जाए, तो आपका इसका इकोनॉमी में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम विमेन को यहाँ पे उसका जो वर्क फोर्स है उसको यहाँ पे एडिक्वेट बनाते हैं, वहाँ पे सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी जीडीपी है उसमें हमें 50% तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर जितना ज़्यादा विमेन का कंट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, विमेन एम्पावरमेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरल वायलेंस डेटा ऑन वर्कफोर्स। यहाँ पे बहुत सारे जो हमें डेटा देखने को मिला, वायलेंस इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस इज बोथ डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि विमेन ने यहाँ पे एजुकेशन ली, ठीक है, एजुकेशन ली, अच्छी एजुकेशन ली, और उन्हें किसी कंपनी में या कहीं भी कह सकते हैं आप, किसी वो हायर पोजीशन पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो कोई भी विमेन जब हायर पोजीशन पर आती है तो सबसे पहला फैक्ट यहाँ पे सोसाइटी आ जाती है। सोसाइटी ये सोचती कि ये विमेन यहाँ पे हायर पोजीशन पर है, तो वो सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज पर नहीं, यहाँ पर मतलब किसी से उन्होंने डिमांड की होगी, सीरियसली आप ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि अगर इस विमेन, कोई भी विमेन यहाँ पर अगर हायर पोजीशन पर है तो यहाँ पर जो उनसे हायर पोजीशन, जैसे कि उनके जो बॉस होते हैं, तो यहाँ पे ये फैक्टर आ जाता है कि उन्होंने मतलब कि कई बार किसी भी वुमेन को, अगर आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको प्रमोशन चाहिए कुछ भी, तो यहाँ पे जो इनके बॉस होते हैं, इनसे जो हायर पोजीशन पर होते हैं, वो उन्हें सेक्सुअली हरास करते हैं। अगर आपको कोई भी हायर पोजीशन चाहिए तो कई बार ये कहा जाता है कि आप सेक्सुअली यहाँ पे हरास होकर आई हैं, उसके बाद आपको ये पोजीशन मिली। तो ये सिर्फ फैक्ट है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है, हम यहाँ पर सिर्फ इस आर्टिकल में बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, फैक्ट्स बताई जा रही हैं कि कोई भी वुमेन अगर इंटाइटल होती किसी भी हायर पोजिशन पर, तो देखिए आप यहाँ पर लिखा है, इट इज़ मोर विजिबल इन द एम्प्लॉयमेंट imbalance prevalent between men and women in the organized and unorganized sector. With more men at workplace, they feel entitled and empowered to take undue advantages of historical fact that the society is still patriarchal and women are not only in a minority but also occupy a fewer of the higher position. तो देखिए आप सभी को पता है कि किसी भी वर्क प्लेस में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने मिलते हैं, यहाँ पे हमें मेन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, मेल जो है वो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कंपनी है, यहाँ पर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, उस 100 एम्प्लॉयज़ में से 70 जो एम्प्लॉय हैं वो मेल हैं और आप कह सकते हैं 30 जो है फीमेल है। तो आप खुद ही सोच के देखिए, यहाँ पे जो मेल की जो नंबर है वो ज़्यादा है, तो उनके ऊपर एक हमारा एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फैक्ट है, किसका, पैट्रियार्की। हमारा जो ये पैट्रियार्कल माइंडसेट है, हम उससे ही अभी तक बाहर नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे विमेन जो है ज़्यादा पोजीशन कम पोजीशन पर है, और हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो हायर पोजीशन होती है उसमें भी विमेन जो है उनका जो रेट है वो क्या है, कम है। अब देखिए यहाँ पे एक डेटा आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, उसके अकॉर्डिंग ये एनुअल रिपोर्ट निकली है। इसमें ये बताया कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो बढ़ा तो है, हम ये नहीं कह रहे कि वो कम हुआ है, विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। अगर हम 2020 और 21 का डेटा देखें तो वो कितना है, 25.1% इन कंपैरिजन टू लास्ट 2019 के डेटा के 17-18 के डेटा के अकॉर्डिंग। पहले कितना था, 17.5% था, अब 2020 एंड 21 में कितना हो चुका है, 25.1।
अगर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखें तो उसमें कितना है, 2017-18 में 16.5% था, जो ग्री होकर कितना हो चुका है 24.2%। तो यहाँ पर हमें वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में दिख रहा है, बट यहाँ पर अभी भी वुमेन को यहाँ पर सेफ्टी के जो इश्यूज हैं वो यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन इसमें दी गई है, तो ये डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यू कैन नोट डाउन दीज डेफिनेशन कि व्हाट इज LFPR। तो LFPR क्या होता है, लेबर फोर्स सर्वे की डेफिनेशन देखिए तो ये क्या होता है, डिफाइन एज अ परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स अमंग द पर्सन इन पॉपुलेशन। ठीक है, दैट इज बोथ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में क्या होता है, जो हमारा लेबर फोर्स रिपोर्ट होती है उसमें ये होता है कि उसमें पर्सन का क्या होता है, परसेंटेज डिफाइन किया जाता है लेबर फोर्स में, मतलब कि कितने पर्सन यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, कितने पर्सन यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है और कितने यहाँ पे जॉब के लिए देख रहे हैं, मतलब कि द पर्सन हु आर सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इन सारे पर्सन का क्या किया जाता है, लेबर फोर्स का यहाँ पे डेटा जो होता है परसेंटेज के बेसिस पे निकाला जाता है। WPR क्या है हमारा, वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या है, इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड अमंग द पर्सन्स इन पॉपुलेशन। यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयड पर्सन का डेटा देखा जाता है। हमारा ये जो लेबर फोर्स वाला लेबर फोर्स पॉपुलेशन रेशियो है, इसमें क्या होता है, इसमें सारे पर्सन का देखा जाता है, कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है और कितने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पूरा डेटा इसका होता है। और जो हमारा WPR होता है, तो WPR में कितना होता है, कितने परसेंट यहाँ पर एम्प्लॉयड है, सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉयड का परसेंटेज यहाँ पर पॉपुलेशन में देखा जाता है कि मतलब पूरी जो हमारी पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 लोग हैं, तो इस 100 लोग में कितने लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, 50 एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे जो हमारा WPR होगा वो कितना होगा, 50% होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट इसमें बात कीजिए, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की इसमें बात की जा रही है किसकी, स्टार्ट अर्ली एट होम। हमें अगर जो हमारा ये माइंडसेट है, हमारा जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, ठीक है, जो ये विमेन का सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले इसको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, हमारे घर से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना होगा, अर्ली स्टार्ट एट होम। द एब्सेंस ऑफ इनेबलिंग एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर द पुअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा माइंडसेट होता है। घर में भी हम क्या देखते हैं, कई बार हम देखते हैं, सर ये आज की कंडीशन है, हम बहुत बार हमने ये देखा है कि वुमेन की अगर सेफ्टी की बात आती है तो घर में भी हमें जो बॉय होता है और जो गर्ल चाइल्ड होती है उसमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है कि घर से ही हमें बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो इनइक्वालिटी होती है उसको यहाँ पे हटाना होगा। उन्हें हमें एक दूसरे से क्या मतलब इक्वली यहाँ पर उन्हें ट्रीट करना होगा। और यहाँ पे स्पेशली जो हमारे बॉयज़ होते हैं उन्हें यहाँ पे जो विमेन सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है उसको उन्हें यहाँ पे समझाना होगा, ताकि इन फ्यूचर, ठीक है, सारे बच्चे नहीं समझते हैं, हमें समझ में आता है, बट हम स्टार्ट तो करें। अगर हम यहाँ पर 100 में से अगर 10 बच्चे भी इस बात को समझते हैं, विमेन सेफ्टी के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ ही नहीं, उसको हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, आगे लेकर आ सकते हैं। तो देखिए, माइंडसेट ऑफ ट्रीटिंग मैन एंड विमेन एज इक्वल इज डेवलप्ड एट द अर्ली स्टेज ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। हमें चाइल्डहुड से ही यहाँ पे क्या करना होगा, ये एक जो माइंडसेट है उसको यहाँ पे क्रिएट करना होगा कि मैन एंड विमेन को आपको क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है ना, देखिए, द स्टीरियोटाइप पावर रिलेशन बिटवीन द टू वुड बी डिफिकल्ट टू चेंज लेटर। अगर ये माइंडसेट अगर बढ़ता गया कि यहाँ पे विमेन अलग है और मैन अलग है, यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इनइक्वालिटीज है, और ये माइंडसेट दोनों के बीच में अगर बढ़ता गया, तो जब ये माइंडसेट बड़े होंगे अर्ली लेटर स्टेज में, इसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें अर्ली स्टेज पे ही ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो लेकर आना होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो विमेन सेफ्टी है उसको यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बात की गई है कि इट इज सोशल कंडीशनिंग एंड द इन्वायरमेंट ऑफ द फैमिली एंड अर्ली स्कूलिंग विच मैटर द मोस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करना होगा, अवेयरनेस लानी होगी। स्कूलिंग में जो स्कूल होता है वहाँ पर हमें क्या करना होगा, इंप्रूवमेंट लाने होंगे, ताकि हम क्या कर सकें, यहाँ पे वो इंश्योर कर सके जो बॉय है और गर्ल के बीच में जो एक इक्वालिटी का हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पर लेकर आ सकें। ठीक है, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई भी यहाँ पर एक्ट नहीं है फॉर रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी। यहाँ पे विशाखा जो गाइडलाइंस है, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में ये हमें यहाँ पे आप रीड करेंगे। विशाखा गाइडलाइंस है, यहाँ पर देखिए,
The Vishakha guideline on reporting harassment are meant to be followed by the government and private institution equally. यहाँ पर विशाखा एक केस हुआ था जिस मतलब कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पे केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी के तहत में यहाँ पे क्या आया था, ये विशाखा गाइडलाइंस आई थी. अब इस गाइडलाइंस में क्या था कि वर्क प्लेस पर अब वुमेन के साथ कैसा भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो इसी विशाखा गाइडलाइन से यहाँ पर एक्ट बना था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. ठीक है, 2013 में इन्होंने क्या किया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन दी थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ यहाँ पर पूरी तरीके से इंटीमेशन ही नहीं, ओरल यहाँ पे हरासमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, वॉयलेंस भी हो सकता है. तो यहाँ पे गोल फिक्स किए गए थे कि किस तरीके से यहाँ पे विमेन वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को हम विमेंस के लिए यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या है, द एक्यूज्ड either resort to multiple attempts at litigation to install the due process attempt to bring dispute the victim on the flimsing down. The situation become more complex when the accused himself is in the helm of affair. ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या किया जा रहा है कि मीडियम टर्म में हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स. अगर हम विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज नहीं करेंगे तो इसमें ओवरऑल जो हमारा इफेक्ट पड़ेगा किस पे पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में. जो विमेन एम्पावरमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम विमेन एम्पावरमेंट की इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे विमेन सेफ्टी का जो ये कॉन्सेप्ट है, वर्क प्लेस सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, उसको इंश्योर नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं देख सकते. तो देखिए, फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ टूथ टू टेल रेशियो एंड प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट सच एज पेड मैटरनिटी लीव. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अगर देखिए, हाउएवर इन द लॉन्ग रन इट इज एसेंशियल टू एड्रेस द डीप रूटेड स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल वॉयलेंस विच पुट्स विमेन इन द डिसएडवांटेजेस पोजीशन. तो यहाँ पर हमें क्या जरूरत है कि हमें यहाँ पर मेनली विमेन सेफ्टी को इंश्योर करना होगा. ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे विशाखा जो गाइडलाइंस है उसके बारे में यहाँ पे रीड कर लेते हैं. तो ये विशाखा गाइडलाइंस कब आई थी, were laid down by the Supreme Court in the judgment 1997. This was the case filed by the women's right group, one which was Vishakha. तो 1997 में ये गाइडलाइंस आई थी. इसमें उन्होंने क्या डिफाइन किया था, डिफाइन किया था सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड इम्पोज 3 की ऑब्लिगेशंस ऑन इंस्टीट्यूशन. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास गाइडलाइंस है, हमारे पास यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट और वुमेन वर्क प्लेस 2013, यहाँ पर हमारे पास एक्ट भी है. बट प्रॉब्लम क्या है, और ये सारे जो गाइडलाइंस है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई थी गाइडलाइन, ये इन्फोर्सिएबल भी हैं. क्या है ये, इन्फोर्सिएबल भी. बट इशू क्या है कि इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता कंपनीज के द्वारा. ठीक है, इन्हें यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि जो गाइडलाइंस दी जाती हैं इनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता कंपनीज के द्वारा. ठीक है, तो इसमें क्या है, गाइडलाइंस में क्या गया है, प्रोहिबिशन प्रिवेंशन रिड्रेस. द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट दे शुड एस्टैब्लिश अ कंप्लेंट कमिटी विच वुड लुक इनटू मैटर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी कंपनी में यहाँ पे किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, एक कमिटी बनाएगी और यहाँ पर जो कंप्लेन फाइल की गई है उसके अगेंस्ट में पूरी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगी. बट कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पे ऐसी ना तो कोई कमिटी बनाती हैं और ना ही इस गाइडलाइंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विमेन वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013. ये क्या है, द लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट इज कॉमनली नोन एज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोशा एक्ट बाय पार्लियामेंट 2013 में ये एक्ट आया था. ठीक है, इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को क्या किया गया, डिफाइन किया गया है. क्या है इसमें, any and one more of the following unwelcome acts or behavior committed directly or implication, physical contact and advances, sexual colored remark, showing pornography, a demand or request for sexual favor, any other welcome physical, verbal and non-verbal conduct of sexual nature. तो यहाँ पर आपके लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब देखिए ये न्यूज़ यहाँ पर इशू में न्यूज़ है. ठीक है, तो यहाँ पर हमसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि वर्क प्लेस जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं. तो देखिए फिजिकल कांटेक्ट, अगर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, आप किसी भी पर्सन को यहाँ पे पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, सेक्सुअल फेवर की यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट है, सेक्सुअल नेचर यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के. की प्रोविजंस की बात करें तो इसमें क्या क्या की प्रोविजंस है, द ले एक्ट डाउन द प्रोसीजर फॉर द कंप्लेंट एंड इंक्वायरी एंड द एक्शन टू बी टेकन. ठीक है, यहाँ पे मैंडेट है कि जो एम्प्लॉयर है वो क्या करे, कॉन्स्टिट्यूट करे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. जो कंपनीज है वो क्या करे, यहाँ पे एक
कमिटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करें एट ईच ऑफिस और ब्रांच विद 10 और 10 मोर एम्प्लॉयज. इट लेज डाउन द प्रोसीजर एंड डिफाइन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. तो यहाँ पे ये सारे क्या है, हमारे की पॉइंट्स हैं, ठीक है ना. तो a woman can be any age whether employed or not alleged to have been subjected to any act of sexual harassment. That means the rights of the all women working or visiting any place, any workplace in any capacity are protected under the act. तो इसमें यहाँ पे कोई women working है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, उस कंपनी में कोई वुमेन वर्क कर रही है नहीं कर रही है, बट उस कंपनी में यहाँ पे क्या हो, फॉर एग्जाम्पल उसके साथ यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ हो, तो यहाँ पर वो भी क्या कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये विशाखा गाइडलाइंस और ये जो एक्ट है उससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी. मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, रिफॉर्म रिलक्टेंस. अब हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, ठीक है. और ये जो मीटिंग हुई थी, आप सभी को पता है इस मीटिंग में क्या कहा गया था कि हम क्या यहाँ पे क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट होगा किसका, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का. किसका, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का, टू रिजॉल्व दी टैक्स रिजीम. ठीक है ना, यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे इश्यूज होंगे अब वो कहाँ जाएंगे, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे. अब इससे पहले जो भी जीएसटी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड इशू होते थे वो कहाँ जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे. बट अब ये जो है ट्रिब्यूनल को यहाँ पे बनाया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा. इससे क्या होगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का और जो हाई कोर्ट है जो केसेस जाते थे उनका थोड़ा यहाँ पे बर्डन भी कम होगा. ओके, और इस आर्टिकल में हमने ये भी पढ़ा था कि देखिए जब से जीएसटी आया, जीएसटी क्या है, अब यहाँ पर पहले क्या था, जीएसटी आने से पहले ये था कि स्टेट यहाँ पे अपने अलग टैक्स लगाती थी, ठीक है, और सेंटर के यहाँ पे अलग टैक्स होते थे, ठीक है. बट जब से जीएसटी आया तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट का यहाँ पे जो टैक्स का है वो एक साथ आ गया है ना, पूरा क्या हो गया, पूरा मिक्स हो गया. अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि सेंटर को क्या करना पड़ रहा है, सेंटर को यहाँ पर स्टेट्स को अपने जो ये जीएसटी से जो भी फंड मिलता है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, फंड को यहाँ पे अलॉट करना होता है कि कितना पैसा किस स्टेट के पास जाएगा, कितना पैसा किस स्टेट के पास जाएगा, ठीक है. बट यहाँ पे हमने देखा था कि कोविड के कारण, कोविड-19 में यहाँ पर ये जो जीएसटी जो था इसमें जो फंड प्रोवाइड किया जाता था वो नहीं किया जा रहा था. तो यहाँ पे स्टेट्स ने डिमांड करी है किसकी, जो यहाँ पे कंपनसेशन की. तो यहाँ ने जीएसटी जो काउंसिल अभी ये मीटिंग हुई तो उन्होंने इसमें ये भी कहा कि जो जीएसटी कंपनसेट कर रही है, जीएसटी का जो कंपनसेशन है स्टेट को यहाँ पे जो ड्यूज हैं यहाँ पे अप्रोक्स 33,000 करोड़ रुपीज, अप्रोक्स बता रही हूँ मैं, मुझे एग्जैक्ट डेटा भी यहाँ पर याद नहीं है, बट 33,000 करोड़ रुपीज जो है यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को. ओके, तो इसमें यही सारी चीजें. अब देखिए जीएसटी में क्या होता है, यहाँ पे हर एक आइटम्स के अलग अलग रेट होते हैं, यहाँ पे एक टैक्स स्लैब होता है, ठीक है. अब यहाँ पे सेंटर ने ये सोचा था, देखिए यहाँ पे क्या है कि द काउंसिल वॉज इनफॉर्म द जीएसटी वॉज स्टिल नॉट डिलीवरिंग इनफ रेवेन्यूज. अब यहाँ पे काउंसिल जब ये फॉर्म हुई थी तो जीएसटी को ये कहा गया था कि जीएसटी अभी भी क्या कर रही है, इनफ जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर क्या कर रही है, नहीं डिलीवर कर रही है. विद द एग्रीगेट टैक्स रेट क्लोज टू 12% रेदर देन 15.5% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इनविसास्ट. यहाँ पर जीएसटी मतलब कि जो काउंसिल थी उन्होंने ये सोचा था कितना रेवेन्यू आएगा, 50.5% तक आएगा, बट उन्हें कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, ओनली 12%, ठीक है. अब यहाँ पर क्या जरूरत है कि जो हमारा टैक्स स्लैब होता है, टैक्स स्लैब क्या होता है, मतलब कि किस आइटम में कितना टैक्स लगेगा, किस आइटम में कितना टैक्स नहीं लगेगा, तो इसको यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि चेंज करने की बात आ रही है. बट यहाँ पर अभी क्या करें, इसको चेंज नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर क्या है, 2024 में हमारे इलेक्शंस है. अगर यहाँ पर टैक्स स्लैब में यहाँ पे आइटम्स में जो टैक्स लगता है उसको यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसका पूरा जो इफेक्ट है हमारा जो इलेक्शन में देखने को मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें अब 2025 के बाद ही होंगी, आफ्टर इलेक्शन, तो वो हमें देखने की जरूरत है. अब इसमें देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल. तो जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या है, ये कब आया था, गुड एंड सर्विस टैक्स रिजीम केम इनटू फोर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल 112 सेकेंड अमेंडमेंट बिल आया था. कब, 2016 में इस बिल को पास किया था, ठीक है. जीएसटी काउंसिल क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. तो आपको यहाँ पे याद रखना जीएसटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. जीएसटी काउंसिल इज द जॉइंट फोरम ऑफ द स्टेट एंड सेंटर. ये क्या है, एक जॉइंट फोरम. पहले यहाँ पे स्टेट अपना अलग टैक्स लगाती थी और सेंटर अपना अलग टैक्स लगाती थी, बट जब से जीएसटी आया है तो यहाँ पे क्या एक जॉइंट फोरम है. ये किसके द्वारा सेटअप किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, अंडर आर्टिकल 279A क्लॉज 1, ठीक है. इसमें मेंबर्स की बात करें तो जो चेयरपर्सन होती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. और जो अदर मेंबर्स की बात करें तो अदर मेंबर में स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं,
ठीक है ना। इन स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। ओके, फंक्शन की बात करें तो इसमें यहाँ पे क्या है, रिकमेंडेशन देना कि किस तरीके यूनियन एंड स्टेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू जीएसटी लाइक गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्टेड एंड एग्जेप्टेड फ्रॉम जीएसटी। मतलब कौन से गुड्स हैं, कौन सी सर्विसेज को जीएसटी में यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है, किसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, हमारा जीएसटी काउंसिल। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में देखें तो ये क्या होगी, ये सेकंड बॉडी होगी जिसमें यहाँ पे क्या होगी, एक तरीके से आप अपील कर सकते हैं। अपील की ये क्या होगा, अपील का ये सेकंड फॉरम। इससे पहले हमारा क्या था, नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल था, ठीक है ना, जिसमें सारे जो स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी इशू होता था तो वो इशू कहाँ जाता था, नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाता था। ठीक है, अब ये जो इशू होगा जीएसटी का वो किसके पास जाएगा, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ओके, द सेक्शन 109 ऑफ द जीएसटी एक्ट मैंडेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है वो किसके अंडर बनाया जा रहा है, जीएसटी एक्ट जो है हमारा उसके अंडर सेक्शन 109 है। सेक्शन 109 के अंडर क्या किया जाएगा, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रॉब्लम विद द डेटा प्रोटेक्शन बिल। नाउ यहाँ पर क्या है, डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आया जा रहा है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने ड्राफ्ट किया है बिल। अभी ये बिल आया नहीं है, आपको यहाँ पे याद रखना, अभी ये बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना है। कौन सा बिल है हमारा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, अब ये बिल क्या है, इसका पर्पस क्या है, with the stated purpose for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal data and the need to process personal data for the lawful purposes. The data protection law must safeguard and balance. अब यहाँ पे ये बिल आया है, अब ये कहा जा रहा है कि आप सभी को पता है कि कब 2017 में यहाँ पे क्या हुआ था, एक पुट्टा स्वामी केस हुआ था। आप सभी को ये फेमस केस है पुट्टा स्वामी केस, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसमें क्या था, ये कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है, क्या राइट टू प्राइवेसी वो हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 2017 में पुट्टा स्वामी केस आया था जिसमें ये कहा था कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये बिल आ रहा है, कौन सा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ये बिल क्या कर रहा है, एक तरीके से इसमें जो डेटा है उसको प्रोटेक्शन की बात की गई कि आप अपना कोई भी जो पर्सनल डेटा है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी। बट यहाँ पे ये जो बिल है वो क्या कर रहा है, ये जो आरटीआई है हमारा, आरटीआई उसको यहाँ पे डाइल्यूट कर रहा है। आरटीआई में क्या होता है, हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आरटीआई में हम जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और ये यहाँ पर ये पर्सनल डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये क्या है, यहाँ पर ये डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो डीपी है, ये क्या, डीपी जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये क्या कर रहा है, जो आरटीआई है उसको डाइल्यूट कर रहा है। अगर हम आरटीआई की बात करें तो ये क्या है, विच हैज एम्प्लॉयड सिटीजन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। आरटीआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सिटीजन को एम्पावर करते हैं कि वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट से यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है और गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, एक तरीके से अकाउंटेबल बना सकता है। ठीक है ना, एक्सपीरियंसेस हैज शोन दैट इफ पीपल स्पेशली द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड आर टू हैव एनी होप ऑफ ऑब्टेनिंग बेनिफिट ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे पुअर की बात की जा रही है कि अगर उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू किसी भी वेलफेयर प्रोग्राम से तो वो क्या कर सकते थे, आरटीआई के थ्रू वो जाकर यहाँ पे इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकते थे। बट यहाँ पर जो ये नया बिल आ रहा है वो क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट कर रहा है। अब इसमें देखिए 3 चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, पहला क्या, अगर हम आरटीआई की बात करें तो आरटीआई में हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 8(1) क्लॉज जे। ठीक है, आरटीआई एक्ट इंक्लूड प्रोविजन टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी थ्रू सेक्शन 8(1) अब आरटीआई में ऐसा नहीं कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप वो सारी यहाँ पे पब्लिक डोमेन में रखिए। यहाँ पे एक प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेक्शन है आरटीआई में भी, वो क्या प्रोवाइड करता है कि इन ऑर्डर टू इन्वोक द सेक्शन टू डिनाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप किस सिचुएशन में यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते, एटलीस्ट वन द फॉलोइंग ग्राउंड हैज टू बी प्रूवन, द इन्फॉर्मेशन शॉर्ट हैज नो रिलेशन टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट और इज सच दैट इट वुड कॉज। यहाँ पर अगर वो इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी पब्लिक एक्टिविटी से या फिर पब्लिक इंटरेस्ट से, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये आपके पास यहाँ पे प्राइवेसी का यहाँ पे आरटीआई में प्रोविजन है। बट यहाँ पर देखिए पहला इशू क्या आ रहा है कि ये जो प्रोविजन है, ठीक है, आरटीआई के अंदर
ये जो प्रोविज़न है इसको ये क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। किस तरीके से कि ये जो बिल प्रपोज किया गया है, तो आरटीआई के अंदर ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, तो इसमें इसको और ज़्यादा परव्यू किया गया है, ठीक है ना। क्या किया गया है, इस ये जो क्लॉज है इसको और ज़्यादा परव्यू किया गया है और एग्जाम्प्ट किया गया है कि आरटीआई के अंदर, आरटीआई के थ्रू आप जो भी मतलब कि थोड़ा बहुत पर्सनल डेटा अगर वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट में आ रहा है, बट इसमें ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसमें ये कहा गया है कि कोई भी आपका जो पर्सनल डेटा है उसको और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और अपना जो आप पर्सनल डेटा उसको आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें जो डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी को मिक्स कर दिया गया है। क्या है, जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन है और प्राइवेसी है उसको यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है, जिसके कारण हमारी जो प्राइवेसी हो रही है वो क्या हो रही है, कर्टेल हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से कर्टेल हो रही है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट है। सेकंड चीज अगर इसमें बात करते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को क्या किया गया है, एग्जीक्यूटिव जो है, executive to draft rule on range of issue the proposed bill create by discretionary power for the central government and thus fail to safeguard people's right to privacy. For instance, under section 18 it empowers the central government to exempt any government or even private sector entities from the provision of the bill by merely issuing a notification. अब सेकंड यहाँ पे ये बात की जा रही है कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ये जो डेटा प्रोटेक्शन और ये जो प्राइवेसी का हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक वो ड्राफ्ट ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन को इशू करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी को या फिर किसी भी प्राइवेट पार्टी को वो क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा प्राइवेसी वाला पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाली जो बात आ रही है उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आ गई कि वो एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे और नोटिफिकेशन इशू करने के बाद वो जिस भी पर्सन से या कंपनी से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो उन्हें यहाँ पे क्या करनी होगी, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। थर्ड इसमें क्या बात की गई है, थर्ड इसमें बात की गई है किसकी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की। यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जा रहा है, ठीक है, बोर्ड है। अब यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें सारे जो इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन में जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या है, गवर्नमेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, सारे जो हैं जितने भी गवर्नमेंट से हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्या, द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट और प्रोविजन ऑफ लॉ। तो इस बोर्ड में कितने सारे जो मेंबर्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के, ये जो बॉडी होनी चाहिए इट शुड बी इन हैंड ऑफ इंडिविजुअल्स। किसके हैंड में होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स के हैंड में होनी चाहिए। अभी जो पूरा हमारा डेटा है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट इस डेटा को किसी भी तरीके से क्या कर सकती है, यहाँ पर यूज कर सकती है। तो इसमें यही तीन चीजें कही गई हैं मेनली, कि यहाँ पर हमें फाइनली इसमें ये कहा जा रहा है कि the bill stipulates that data protection board shall be digital by design, including recipient and disposal complaint. National Family Health Survey 33% of women in India have ever used the internet. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आप मुद्दा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा एक इशू है। इसमें अगर हम बात करें हमारे डेटा प्रोटेक्शन की, तो इसमें फैमिली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें ये बताया गया है कि जो हमारी 33% विमेन है इंडिया में वो क्या करती है, इंटरनेट का यहाँ पे यूज़ करती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर किस तरीके से हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, है ना, हमारा डेटा यहाँ पर जो है कितना ज़्यादा कहाँ किसके पास जा रहा है, इसको हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पे याद रखना होगा कि हमारा क्या है, आरटीआई है, ठीक है। आरटीआई कब हुआ था, 2005 में आया था, जिसमें हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है कि हम गवर्नमेंट बॉडी से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका जो मेन पर्पस क्या हो, पब्लिक इंटरेस्ट हो। ओके, अब यहाँ पे ये जो बिल लेकर आया गया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, वो क्या करे, एक तरीके से जो आरटीआई है उसको डाइल्यूट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, लॉ टू रेज मैरिटल एज इज नॉट इनफ एज इन्फोर्समेंट इज पुअर। ना यहाँ पर क्या, ये एक आर्टिकल और एक यहाँ पर ये न्यूज़ है, आप सभी को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वाला न्यूज़, ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड द लॉ टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट सेज टॉप कोर्ट। तो यहाँ पे ये दोनों आप इन दोनों न्यूज़ को लिंक कर सकते हैं क्योंकि दोनों में एक ही बात कही गई है। इसमें क्या हो, एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया कि जो ये गर्ल्स मैरिज की जो एज है ना, उसको क्या कर देना, आपको 18 से 21 कर दीजिए, है ना, ये जो एज है इसको क्या करना है, आपको 18 से 21 कर दीजिए। इसके यहाँ पे आप बिल भी आया था, आप सभी को याद होगा, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। इसको पार्लियामेंट में यहाँ पे क्या किया गया था,
इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो गर्ल की जो मैरिज एज है उसको 18 से आप क्या कर दीजिए 21 कर दीजिए। जो आप सभी को पता होगी अभी जो मेल की जो मैरिज एज है वो कितनी है 21 ही है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को यहाँ पे इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि गर्ल्स की भी यहाँ पे क्या कर देनी चाहिए, जो मैरिज एज है वो 21 कर दीजिए। ठीक है, हम कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटिशन है इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया। ये कहा है कि हम इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट ये जो लॉ बनाने का लॉ किसको बनाने इसमें जो लॉ बनाने का जो राइट है वो किसके पास है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास है, ठीक है ना। लॉज कौन बनाता है, पार्लियामेंट का, और इस स्फेयर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ये न्यूज़ हो गई। अब इसमें ये बात क्या कही जा रही कि यहाँ पे लॉ तो बना दिया जाएगा, बट यहाँ पे मेनली जो फोकस आता है वो मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है, हमारी इन्फोर्समेंट में। किसकी, यहाँ पर जैसे कि हमारे पास अभी भी जो बिल है उसमें ये क्या कहता है कि जो गर्ल की एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए, है ना। शादी की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। बट हमें ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर केस की बात की जा रही है कि 2019 एंड 21 में यहाँ पे सर्वे हुआ, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो लड़कियां 2019 और 22 में 2019 से 21 तक में देखें, वो लड़कियां मतलब कि इस एज में वो 20 से 24 साल की, 20 से 24 साल तक की। उनसे जब पूछा गया कि आपकी शादी कब हुई थी, तो उन्होंने ये बताया कि जब वो 18 ईयर्स मतलब कि 18 ईयर को वो क्या करने वाली थी, टच करने वाली थी, तभी क्या हो गई थी, उनकी शादी यहाँ पर कर दी गई थी, ठीक है। तो देखिए इसमें ये बहुत मतलब कि देखिए ऑलमोस्ट 23% ऑफ वुमेन हु वर एज बिटवीन 20 and 24 इन 2009 मैरिड बिफोर देयर 18 बर्थडे, मतलब कि वो 18 साल की होने ही वाली थी, उससे पहले उनकी क्या कर दी गई थी, शादी कर दी गई थी। यहाँ पे हिमाचल केरला में भी रेटेड, राजस्थान में यहाँ पे 25% है, केरला हिमाचल प्रदेश में 10%, इस तरीके के हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2021 है उसके अंडर यहाँ पे 1050 केसेस अभी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अभी जो चाइल्ड मैरिज होती है यहाँ पर जो केसेस भी हैं उनको भी यहाँ पे क्या किया जाता है, रजिस्टर नहीं किया जाता। बहुत सारे जो केसेस हैं उनको यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस के रजिस्टर्ड नहीं किए जाए। तो यहाँ पे इशू ये नहीं, बिल के साथ नहीं है, इशू क्या है, इन्फोर्समेंट की, क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम है कि किस आप क्या ये जो आप बिल लेकर आ रहे हैं, जो लॉ लेकर आए हैं, क्या आप उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो मुस्लिम का पर्सनल लॉ है जिसमें कि जो गर्ल है वो जब पुबर्टी की स्टेज पर आ जाती है तो उनको यहाँ पे प्रोविज़न है वहाँ पर कि आप उनकी शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पुबर्टी की एज में कब होती है, वो 15 और 16 ईयर्स में। तो ये तो हमारा जो नेशनल लॉ है उससे भी क्या कर रहा है, उसके भी कन्फ्लिक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए यही कहा जा रहा है कि बहुत सारे, अब आसाम में भी हमें क्या देखने को मिला कि 3000 केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं आसाम में भी, जिसमें क्या है कि चाइल्ड मैरिजेस वाले हैं, चाइल्ड मैरिजेस के यहाँ पे 3000 केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड की है। अब इस केस में जो मेन है, जो मेल पर्सन है, उसको सज़ा किस बेसिस पे मिल रही, पनिशमेंट किस बेसिस पे मिल रही, कि वो गर्ल जिसकी शादी 14 साल में हो गई थी और उसके साथ आपके सेक्सुअल रिलेशन है, तो उसको यहाँ पे पनिश किया जा रहा है पॉस्को एक्ट के अंदर। किसके अंदर, पॉस्को एक्ट के अंदर। और जिसकी यहाँ पे 18 साल मतलब 14 साल से बाद में है, उसके साथ आपकी कोई सेक्सुअल रिलेशन है, तो उसको यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है जो हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2013, उसके अंडर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उन्हें पनिशमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए जो पॉस्को एक्ट है उसके जो प्रोविजंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर मतलब पॉस्को एक्ट ये कहता है कि कोई भी अगर माइनर है उसके साथ आपके सेक्सुअल रिलेशन है, यहाँ पर उसके साथ आपके रिलेशन नहीं देखे जाएंगे कि उसके साथ आपकी शादी हो चुकी है, कुछ भी, आप वो माइनर है और आपके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस है, तो उसको मतलब कि उसमें आपको पॉस्को एक्ट के अंदर आपको यहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इसमें मेनली हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी लॉ में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, हमारी जो इन्फोर्समेंट है, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें फोकस करना होगा किस पर, एजुकेशन में। अगर गर्ल्स ज़्यादा एजुकेटेड होंगी तो यहाँ पर एक क्या क्रिएट होता है, उनकी जो नेगोशिएशन पावर होती है, गर्ल्स की अवेयरनेस क्रिएट होती है, अवेयरनेस के साथ साथ उनकी जो नेगोशिएशन पावर होती है वो यहाँ पर बढ़ती है, जिससे क्या कर पाती हैं, जो गर्ल होती हैं वो अपनी जो एज है ना, उसको यहाँ पर आगे बढ़ा सकती हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ है, कैन वी यूज़ मून डस्ट टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एरोसोल का आप सभी ने बहुत ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम एरोसोल का यूज करेंगे कहाँ पे, जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पे हम एरोसोल को स्प्रे करेंगे, जिससे क्या होगा, जो सोलार रेडिएशन है वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, और जो लैंड है मतलब कि धरती है वो क्या होगी, इसमें कूल डाउन के हमें कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे क्या होगा, ठंडक पहुंचेगी। बट इसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी बहुत सारे क्या सकते हैं आपकी कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, रिसर्चर्स फ्रॉम द यूएस हैव प्रपोज्ड दैट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डस्ट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द मून to a point in a space where the Earth's and Sun's gravitational field cancel each other out. The dust will thus to be parked there, casting a shadow on the Earth and dimming sunlight to offset carbon emission. इसमें क्या होगा, मून से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरोसोल के यहाँ पे डस्ट पार्टिकल का बहुत सारे मतलब कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे स्प्रेंग किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, जहाँ पे अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ पे क्या होगा, जो सनलाइट आती है वो क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा कार्बन एमिशन है वो थोड़ा यहाँ पर कम होगा। मैनी क्लाइमेट मॉडल्स हैव कंफर्म दैट डिमिंग द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सनलाइट विद स्ट्रेटोस्फियर एरोसोल विल लीड टू लोअर यील्ड इन क्रॉप्स, डिसीज एंड स्टार्वेशन। अब यहाँ पे बहुत सारी जो क्लाइमेट हमारे मॉडल्स है वो ये कह रहे हैं, कंफर्म किया है उन्होंने कि अगर हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम सनलाइट का जो अमाउंट है उसको यहाँ पे डिम करते हैं, ठीक है, एरोसोल आ जाने से क्या होता है, जो सनलाइट का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, और जब सनलाइट अर्थ तक रीच नहीं कर पाएगी तो इससे क्या होगा, जो हमारी अर्थ होगी वो थोड़ी ठंडी होगी। बट इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो इससे क्या होगा, जो क्रॉप्स की जो यील्ड है, डिसीज है और स्टारवेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो एसआरएम की कुछ कंसर्न्स बताए गए हैं, जो हमारा सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट, अभी मेनली हम क्या कर रहे हैं, सोलार का जो रेडिएशन उसका मैनेजमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स में क्या, क्लाइमेट मॉडल्स आर स्टिल वोफुली इनएडिक्वेट एंड एस्टिमेटिंग द प्रेसिपिटेशन रिस्पॉन्स फॉर सोलार रेडिएशन पर्ट्यूबेशन, ठीक है ना, एट ऑल केस। तो यहाँ पे अगर हम सनलाइट को ब्लॉक करते हैं तो इसके हमें बहुत अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को पड़ सकते हैं, जैसे कि ड्रॉट है, क्रॉप लॉसेस बेस्ड ऑन मॉडल कांट रिलाई प्रेडिक्ट प्रेसिपिटेशन वुड बी फूल हार्डली। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मैनी नेचुरल एज वेल एज सोशल साइंटिस्ट हैव एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न अबाउट एसआरएम साइंस एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पे मेनली कंसर्न है किसके बारे में, कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा। अब देखिए, जो ये प्रोजेक्ट होगा, ये एसआरएम होगा, आप अपनी कंट्री में तो करेंगे नहीं, किसी दूसरी कंट्री में जाके करेंगे। अब इसके यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, तो इसके अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आएंगे कुछ इसके, तो उसको कौन यहाँ पर, जैसे कि किसी कंट्री में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा, तो अगर यहाँ पे कुछ डैमेज होता है तो उस डैमेज को कंपनसेशन कौन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड डैमेज अंडर द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट टू कंपनसेट कंट्रीज फॉर द हार्म कॉज बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे जो हार्म हो रहा है, जिसमें यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज कराई, सारी चीज़ें करी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सारी चीज़ें लेकर आए। अब इसके जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्या किन्होंने किया, डेवलप कंट्रीज ने किया। अब इसके जो इम्प्लीकेशन है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, डेवलप कंट्रीज के कारण। और यहाँ पे भुगत कौन रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज है वो क्या करे, कंपनसेट करे डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, तो अभी भी हम क्या करें, इस चीज़ से यहाँ पे जो लॉस और डैमेज का जो कॉन्सेप्ट है उससे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इन फ्यूचर अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इससे जो डैमेज होगा तो इसको कौन, इसके लिए कौन लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी कौन उठाएगा, इसको कौन कंपनसेट करेगा। तो इसमें बस यही सारी चीज़ें बताई है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है हमारा, वहाँ पे एरोसोल को यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो सनलाइट है, एरोसोल क्या करता है, सनलाइट को ब्लॉक करता है। अब सनलाइट को जब ब्लॉक करेगा तो यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, जिससे ये कह रहे हैं कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे हमने इस आर्टिकल को देख लिया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन फाइल की गई थी, जो मैरिज एज 18 to 21 वुमेन की करने के लिए, उसको यहाँ पे इनहांस करने के लिए, तो इन्होंने ये कहा, पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी लॉ को अमेंड करने की, लॉ बनाने की, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। हम यहाँ पे लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके,
नेक्स्ट हमारा कीवी स्टेट डिक्लेयर बाइडेन एज ही मेक सरप्राइज विजिट टू यूक्रेन। अब यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या हुआ, जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर कीवी में मतलब यूक्रेन प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पर क्या किया है, मुलाकात की है और उन्होंने यहाँ पर मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करने की उन्हें प्रॉमिस किया है। ओके, सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।